Hello everyone, welcome in our video. In this video, we are going to study chapter Molecular Basis of Inheritance. हमने पढ़ा है कि जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स के अंदर होती हैं वही आगे जाके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से आगे बच्चे के अंदर जाए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न दैट inheritance patterns and the genetic basis of such patterns। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इनहेरिटेंस हमारा होता है, किस प्रकार से जो प्रॉपर्टीज़ है वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में जाती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। तो मेंडल ने यह कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं और उनकी वजह से ही जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन होती है, लेकिन मेंडल ने ये नहीं बताया था कि वो फैक्टर है क्या। अब तक उस फैक्टर के बारे में कुछ क्लियरिटी हमारे पास नहीं है। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द putative जेनेटिक मटेरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और कुछ सालों के बाद ये पता चला कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है, मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। एट लीस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इन द क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स जो कि हमें मिलते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। जो डीएनए है वो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में वो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो आरएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। कैसे? जैसे सम वायरसेस के अंदर कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर, जो है मतलब मैसेंजर का काम भी हमारा आरएनए करता है। कैसे करता है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आरएनए हैज़ एडिशनल रोल एज वेल, इट फंक्शन एज अडेप्टर स्ट्रक्चर एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिकल मॉलिक्यूल। आरएनए सिर्फ वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम ही नहीं करता, उसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे वो अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम भी करता है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी दिखाता है। हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। हाँ, राइबोजाइम एक ऐसा कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाने वाला ऐसा एंजाइम है राइबोजाइम, जो कोई प्रोटीन नहीं है, वो एक आरएनए है। तो अलग अलग यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग आरएनए हैं जिनका नाम राइबोजाइम है और वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। हम अपनी जो 11th क्लास में उसमें पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और कैसे न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी चेन मिलके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेंज बनाती है, मीन्स एक डीएनए या फिर आरएनए का फॉर्मेशन करती है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इट्स रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीन्स क्या, अपनी रेप्लिका बनाना, अपनी कॉपी बनाना। जब डीएनए डबल होता है, दोगुना होता है, अपनी एक और कॉपी बनाता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर ऐसी अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं जिससे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनता है। जब वो अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं तब एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं और हमारे अंदर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले क्या होगा, जो डीएनए है वो अपने आप को दोगुना करेगा,
वो अपने आप को डबल करेगा। अपने आप को डबल करने के बाद वो अपने आप को, इसको बोलते हैं हम उसकी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बनाने के बाद वो डीएनए अपने आप को आरएनए के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो आरएनए है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जाएगा और वहाँ पर जो है अपना प्रोटीन बनाएगा, और उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ complete nucleotide sequence of human genome during the last decade has set a new era of genomics. In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम ये भी पढ़ेंगे ह्यूमन के जीन्स कौन से कहाँ पर लोकेटेड है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP हम भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA, and in subsequent section we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship with RNA. चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में पढ़ना, और आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि डीएनए ही ऐसा क्यों है जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ऐसा डीएनए के अंदर क्या है और डीएनए का आरएनए के साथ क्या संबंध है। देखो डीएनए, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या आती है। डीएनए मैं पेज ले लेता हूँ एक, पहले आपको पूरा समझाएंगे फिर एनसीईआरटी रेडी करेंगे। देखो जस्ट देखो पेन हमारे पास टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन करता है, वो डीएनए होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए पाया जाता है। आरएनए किसके अंदर मिलता है, इन वायरस के अंदर जो है वो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। अब जो डीएनए है इट इज़ अ पॉलीमर। क्या है ये, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में 3,5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, बॉन्ड बनाती हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन करती हैं, वो हमारा डीएनए होता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जो लेंथ होती है डीएनए की, इट इज़ द यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक डीएनए के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए बोलो, एक डीएनए के अंदर कितने सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारी डीएनए की लेंथ क्या होगी। हम बोलते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, तो उसके अंदर 2.2 मीटर डीएनए बनाने के लायक न्यूक्लियोटाइड होंगी। Or a pair of nucleotide referred to as base pairs present in it. This also the characteristic of an organism. ये जो डीएनए की लेंथ है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी इंडिविजुअल की। जितने भी ह्यूमन बींग हैं सबके डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर ही मिलेगी। जितने भी हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पर्टिकुलर उतनी ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और उतनी ही लेंथ ऑफ डीएनए हमें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज 5, हमारे पास एक बैक्टीरियोफाज है जिसका नाम है 174। उसके पास होती है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर देखने को हमें, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें देखने को मिलता है, आरएनए जो भी है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, देखो इसमें देखो 4 में हमने एक ऐड कर दिया बन गया 5, 4 में से एक माइनस कर दिया बन गया 3, 7 में एक ऐड किया 8, 7 में से एक माइनस किया 6, तो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसके पास होता है 48,502 बेस पेयर्स। ई कोलाई हैज़
4.6 इंटू 10⁻⁶, मतलब 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। एंड द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA इज 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, मीन्स 3.3 बिलियन बेस पेयर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हैप्लॉइड कंटेंट, तो हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब क्या, देखो यहाँ पे बेस पेयर लिखा हुआ है ना, तो इसका जो DNA है वो डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर बेस पेयर है तो इकोलाई का भी डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर भी बेस पेयर है तो DNA का। देखो ह्यूमन में जो है 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना, 30 जोड़े यानी कि 46। अगर हम खाली 23 क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसके अंदर जो एक DNA के अंदर इतने सारे बेस पेयर हमें देखने को मिलती हैं। एक DNA का मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर इतने। अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट बोलेंगे तो इतना, अगर डिप्लॉइड कंटेंट बोलेंगे तो उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेट अस रिकैप्चुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज DNA और RNA। ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। किसी भी न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज सुगर जो कि RNA के केस में राइबोज और DNA के केस में डीऑक्सीराइबोज है, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है H3PO4 या फिर PO4 3-, ये DNA को नेगेटिव बनाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स के 2 टाइप है, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, एंड प्रीमिडीन्स में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ DNA एंड द RNA, एंड thymine is present in DNA, whereas uracil is only present in RNA at the place of thymine. A nitrogenous base is linked to the OH of first prime carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage to form nucleoside. अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो आराम से देखो, ये जो है हमारे पास ये पूरी, ये है हमारे पास पेंटोज सुगर। क्या है? पेंटोज सुगर। इस पेंटोज सुगर से 1 प्राइम OH से यहाँ पर जो C का मतलब क्या है, यहाँ पे साइटोसिन में से एक नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ चुकी है। ठीक है, 1 2 3। अब ये क्या है? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक साइड पे जो होता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, वहीं पे देखो ये है 4 कार्बन, यहाँ पे ये है कार्बन नंबर 5। अब कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जो कार्बन और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है वो बनता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। वहीं पे जो कार्बन नंबर 1 प्राइम जो लोकेशन है और जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में हमारा बॉन्ड बनता है वो बनता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो 5 से फॉस्फेट, फिर ये फॉस्फेट जो है ये यहाँ पर 3 प्राइम शुगर पे फिर जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो ये पूरा बनता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फिर ऐसे 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 से जुड़ते जाएंगे तो एक ऐसा इसको हम बोलते हैं राइट एंड होती है लेफ्ट साइड, या फिर लेफ्ट टर्मिनल बोल सकते हैं, और इसको हम राइट टर्मिनल बोल सकते हैं। जो लेफ्ट टर्मिनल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से वो फ्री है, मतलब एक और यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड आके यहाँ पर जुड़ सकती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फ्री है, मीन्स ये एक और फॉस्फेट से बॉन्ड बना के दोबारा से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के एक और न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर जोड़ सकता है। अब देखो हमारे पास एक शुगर है, जब हम इस शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस को ज्वाइन कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा जूम हो गया, जब वो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो लिखा हुआ है व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस is linked to the OH of 1 prime carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage, it forms the nucleoside. When this nucleoside is bonded, या फिर when phosphate is again bonded with this nucleoside, it forms the nucleotide. और जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं उसको हम फिर बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारी बन चुकी है, सच एज एडिनोसिन, डीऑक्सी एडोनोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन। ये मतलब नाम क्या, देखो हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस था, हमारे पास एक शुगर थी, दोनों आपस में जुड़ गए। देखिए आप समझाऊंगा मैं आपको, देखो गियर मेरी पेन को,
देखो मैं मेंशन नहीं करता, सिर्फ देखो ये हमारे पास एक पेंटोस शुगर मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो है हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम है, और यहाँ पे सी जो हमारा ये 5 प्राइम हमारा कार्बन देखने को हमें मिलता है। अब देखो जो ये 1 प्राइम कार्बन पे जहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस आके कनेक्ट होती है, O जो है कनेक्ट होता है ऐसे, जो ये बनती है हमारी N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जो स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियोसाइड्स, और जब यहाँ पर आके फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच हो जाएगा इस पूरे को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब देखो अब अगर जो DNA की डीऑक्सी राइबो शुगर थी, अगर उससे हम किसी भी एडिनोसिन को जोड़ेंगे फिर डीऑक्सी एडेनोसिन, इसका नाम बन जाएंगे। देखो हमारे पास जो नाइट्रोजनस ग्रुप थे होता है एडेनिन, जब वो एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिला तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड्स, और उसका नाम बनता है एडिनोसिन या फिर डीऑक्सी एडेनोसिन। वहीं पे जो N2 ग्रुप है अगर वो ग्वानोसिन अटैच होगा, ग्वानिन अटैच होगा तो बनेगा ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन। वहीं पे अगर साइटोसिन अटैच होगा तो बनेगा साइटेडीन या फिर डीऑक्सी साइटेडीन। अगर यहाँ पर यूरेसिल कनेक्ट होगा तो वो बनेगा यूरिडीन या फिर डीऑक्सी यूरिडीन। यूरिडीन तो बनेगा इन केस ऑफ आरएनए, और वहीं पे जो डीएनए के केस में थाइमीन अटैच होता है तो बनेगा डीऑक्सीथाइमिडीन। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ अ nucleosides through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed. Two nucleotides are linked through 3,5 phosphodiester linkage to form a dinucleotide, and when many nucleotides are combined together with deoxy-3,5 phosphodiester bond, they form a polynucleotide chain. A polymer thus formed हैज़ एट वन एंड फ्री। देखो यहाँ पर राइट टर्मिनल पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, लेफ्ट टर्मिनल पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो जो पॉलीमर बनता है उसके पास होता है वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर। एक साइड जो फॉस्फेट फ्री होगा और एक साइड होता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री। जो जहाँ पर 5 प्राइम एंड पे शुगर के फॉस्फेट फ्री होता है उसको हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और जहाँ पर OH वहाँ बोलते हैं 3 प्राइम एंड। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज रेफर्ड ड्यू टू शुगर एंड द फॉस्फेट। ये आई ना मेन आई। अब देखो शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट कनेक्ट है, यहाँ पे जो है N नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस हमारा कनेक्ट है। तो जो ये पूरे की पूरी बनती है ये हमारी एक्ट करती है एज अ बैकबोन। क्या? एज अ बैकबोन। यही जो है DNA का स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है वो प्रोजेक्ट करती है इनसाइड, वही लिखा हुआ है। सो द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शुगर एंड द फॉस्फेट, वेयर एज द नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम इट्स बैकबोन, वो बैकबोन से बाहर निकली हुई होती है। In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at the second prime position in the ribose. Also in RNA, the uracil is found at the place of thymidine. जो यूरेसिल RNA के अंदर थाइमिडीन की जगह, थाइमीन की जगह हमें यूरेसिल दिखने को मिलता है। अब जो थाइमीन है इसका साइंटिफिक नेम, इसका बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है क्या? 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल जो है केमिकल नेम है थाइमिन का, ये आपको याद रखना होगा। अब देखो राइबोस पे जो है ये बताया गया सेकंड प्राइम पे जो है OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, वहीं पे जो अगर हम डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो ये O हट जाता है और OH ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं होता, इसीलिए जो DNA के ऊपर ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। मैंने कहा कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में एक एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है जो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। वो फाइंड आउट किया था फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869, और उसने इसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन।
उसने इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, उसने सिर्फ देखा था कुछ है, इसने नाम रखा न्यूक्लिन। वहीं पे ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for very long period of time। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बात है 1869 की, 1869 की। उस टाइम पर टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी कि हम डीएनए को बाहर आइसोलेट कर सके, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता नहीं चला। अब आगे जाके बात आई 1953 की, किसकी, और यहाँ पर एक ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ लिख लो, जो ओल्टमैन था, क्या था, ओल्टमान, एक साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवर किया था एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए, या फिर न्यूक्लिक एसिड हम बोल सकते हैं, सिर्फ ये बात है। अब देखो, लेकिन 100 साल के करीबन हो गया, ऐसा पता नहीं चला डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अब बात आती है 1953 की, 100 साल होने में सिर्फ 6 साल बाकी थे। उस टाइम पे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो विलिकन एंड फ्रैंकलिन ने दिया था, इन्होंने एक दिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। क्या मतलब, जो 4 साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में स्टडी किया, डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करने की सोची, लेकिन इन्होंने किसके सहायता ली, इन्होंने सहायता ली एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, कुछ उन्होंने टेक्निक्स की थी, विलिकन और फ्रैंकलिन ने जो डाटा उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसकी मदद से उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया। One of the hallmark of their proposition was the base pairing between the two strands of polynucleotide chain। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने कहा कि डीएनए जो है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हमें देखने को मिलता है, कैसी, ऐसे समझ करो, ऐसे देखो उससे रहते हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखा ऐसे। तो इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर फॉस्फेट है वो बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड आ गया। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरह ऐसे प्रोजेक्ट करती है, और जो दो नाइट्रोजनस बेस है ये आपस में पेयरिंग करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ए है वो टी के साथ है, और जो जी है वो सी के साथ बेस पेयरिंग करती है। इसका मतलब क्या है, जब दो चेन ऐसी बनेगी, मान लीजिए मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ, तो अगर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर टी होगा, अगर यहाँ पर जी हो गया तो यहाँ पर सी होगा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो दो स्टैंड है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब देखो, मैंने ए टी के सामने डबल बॉन्ड और जी सी के सामने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो ये ऐसे ही जुड़ते हैं। जो ए है वो टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, वहीं पे जो जी है वो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। यही जो है डीएनए का हॉलमार्क है। One of the hallmark of their preposition was the base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the rates of AT and GC are constant and equal to 1। अब देखो, अब बात आती है एरविन चारगाफ की, एरविन चारगाफ, और इसको चारगाफ्स रूल भी बोला जाता है। इसने हमें ये बात बताई थी, जो हॉलमार्क है डीएनए का, कि जो ए है वो टी के साथ और जो जी है वो सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ए है वो टी के बराबर आएगा, क्यों, आपस में बॉन्ड बना रखा है, और जो जी है वो सी के बराबर आएगा। एक बात तो ये, इन्होंने साथ में ये भी कहा जो ए और टी का रेशो है ए प्लस टी, और जो जी प्लस सी है वो हमेशा ए के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी होगा। जितना नंबर ए का टी का होगा उतना ही नंबर जी का और सी का होगा, इन्होंने ये बात की थी। स्टेबिलिटी के लिए जितने नंबर ऑफ प्यूरिन हम बोल सकते थे, एडेनिन क्या है, जी, यहाँ से हम बोल सकते जितने नंबर ऑफ प्यूरिन आएंगे उतने ही नंबर ऑफ पिरिमिडिन आएंगे।
पिरिमिडिन क्या है? CUT, साइटोसिन, यूरेसिल इन केस ऑफ RNA, थाइमिडिन या फिर थाइमिन बोलेंगे, थाइमिडिन नहीं बोल सकते, थाइमिन इन केस ऑफ ये DNA मिलेंगे, ये RNA में, और ये हमारा मिलेगा DNA और RNA दोनों में। अब बच क्या गया? बच गया एडेनिन, और क्या बच गया ना, ग्वानिन, ए और जी। देखो जो एडेनिन है और जो ग्वानिन है ये हमारे दो प्यूरिन्स हैं, ये दोनों DNA में मिलते हैं और RNA के अंदर भी मिलते हैं। वहीं पर जो CUT में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन DNA और RNA दोनों मिलेगा, यू जो है RNA में और थाइमिन DNA में। यहाँ से देखो दो तो प्यूरिन DNA मिलेंगी और वहीं पे इनमें से दो ही हमारे DNA में मिलेंगी, यानी कि एक DNA के अंदर जो नंबर ऑफ प्यूरिन्स है वो नंबर ऑफ पिरिमिडिन्स के इक्वल होंगी। और आप इस फॉर्मूले से भी कंक्लूड कर सकते हो जो मैंने कहा था A+T/G+C जो है एक के इक्वल है, यानी कि A+T = G+C। अब देखो ये क्या है? एक प्यूरिन है, ये क्या है? एक प्रीमिडिन है। वैसे ये प्यूरिन है और ये प्रीमिडिन है, तो जितने प्यूरिन्स आएंगे उतने ही हमारे DNA के अंदर प्रीमिडिन आएंगे। और ये याद रखना A जो है T के साथ डबल बॉन्ड और G ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा C के साथ। याद कैसे रखोगे? C क्या है? C, इसमें डंडा लगा दो, क्या बन गया? 3, तो ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। देखो T में कितने डंडे? एक डंडा, दो डंडा, तो डबल बॉन्ड आएंगे। अब वही यहाँ पर लिखा हुआ है। The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. Therefore, if the sequence of one DNA is known, we can find out the sequence of other strand. कैसे? देखो अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक DNA है, DNA के एक स्टैंड है G A A T T C, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक जो है हमारी ये है। अब हमें सेकंड स्टैंड बताना क्या आएगा। देखो हमें पता है जो G है वो C के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे C आएगा। A बॉन्ड बनाएगा T के साथ, A बॉन्ड बनाएगा T के साथ, T बनाएगा A के साथ, T बनाएगा A के साथ, और C बनाएगा G के साथ। यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो है सेकेंड स्टैंड की DNA की सीक्वेंस कैसे, इसको इसका होल मार्क भी बोला गया है। If each strand from DNA act as a template for synthesis of new strand, the two double strand DNA thus produced will be identical to the parental DNA molecule. Because of this, genetic implication of structure will become very clear. ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्या लाइन लिखी हुई है, आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा जब एप्लीकेशन जब आपको समझ में आएगी। अब देखो अब कुछ फीचर्स हैं डबल हेलिक्स मॉडल के DNA के, उसके बारे में देखो। देखो ये क्या हो रहा है, हाँ क्या क्या फीचर है डबल हेलिक्स मॉडल की। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक DNA के अंदर 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट बनाता है, और जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करती है। जो 2 चेन है वो एंटी पैरेलल है, एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरे की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। जो एडेनिन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड, और उल्टा। सिमिलरली जो ग्वानिन है वो बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे हम कह सकते हैं जो एक प्यूरिन है वो प्रीमिडिन के अपोजिट आएगी, जो एक के साथ टी के साथ। एक क्या है? प्यूरिन है, टी क्या है? हमारे प्रीमिडिन है, तो एक प्यूरिन के सामने एक प्रीमिडिन ही आएगी। This generates approximately uniform distance between the two strands of the DNA helix. इसकी वजह से दोनों हेलिक्स के बीच में जो है एक कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहता है। The two chain are coiled in the right-handed fashion. जो दोनों चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में ऐसे घूमी हुई होती हैं। The pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pair in each. अब बताता हूँ ये पिच क्या है। देखो मैंने कहा ये DNA ऐसे इस तरह मिलता, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्कल, ये ऐसे पहुँचा और यहाँ तक पहुँच गया। जो ये है ये इसकी
पिच कहलाती हैं। मतलब एक पूरे सर्कल में एक पूरा जो क्लॉकवाइज घूम गया तो उसमें जो उसकी डीएनए की लेंथ आएंगी या फिर सीक्वेंस आएगी उसको हम पिच बोलते हैं। और एक पिच में हमारे पास जो है पूरी रोटेशन में जितने बेस पेयर आते हैं 10 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 10 बेस पेयर। एक पिच में 1 पिच इज इक्वल टू 10 बेस पेयर। और जो एक बेस पेयर है, ठीक है, अब जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है ना। हाँ, तो जो दो बेस पेयर, एक बेस पेयर ये एक बेस पेयर ये, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, दो बेस पेयर के बीच में डिफरेंस। और एक पिच में 10 पेयर है तो इसकी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 1 पिच निकल के आएगी वो हमारा निकल के आएगी 3.4 नैनोमीटर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. मैंने आपको बताया था। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This, in addition to hydrogen bond, confers stability of helical structure. इसका मतलब क्या है? जो जैसे ये है ना, इसमें देखो इसके ऊपर ही ये आई है, इसके पास ही ये आई है, इसके पास ही ये आई है, इसके पास ही आई है, इसके आमने सामने आ रहे हैं दोनों बेस पेयर। देखो दोनों शुगर अपने आपस में आमने सामने, जिसकी वजह से ही, और देखो एक के ऊपर एक, इसके ऊपर फिर एक, इसके ऊपर फिर एक, ये आगे पीछे नहीं है, ऐसे ऊपर चलते रहते हैं, ऐसे ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये भी जो है हमारी कन्फर्म करती है कि जो डीएनए है उसको स्टेबिलिटी मिली रही। दी कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो इधर उधर जाता ही नहीं है। देखो यहाँ पर भी कितनी अच्छी तरह लिखा गया है, जी और सी के बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड हमारा दिखाया गया है। अब देखो द प्रोपोजिशन ऑफ, लिखने लगा क्या है, द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स structure of 4 DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in a molecular biology. This states that the genetic information flows from DNA to RNA and then protein. अब देखो ये पता चल गया डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद ही जो हमारे फ्रांसिस क्रिक है उसने हमें बता दिया सेंट्रल डोगमा। क्या? सेंट्रल डोगमा। किसका डोगमा? सेंटर का डोगमा। देखो सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या है ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। ये हमें क्या कहता है, जब भी इंफॉर्मेशन एक आगे पास ऑन होती है तो जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए पहले बनेगा जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये सब क्या है आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और सिर्फ ये 3 मिनट टॉपिक का चैप्टर में, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। आप देखो मैंने आपको बोला था जो आरएनए है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर से वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो आसान हो गया, आरएनए सीधा प्रोटीन बन गया, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डीएनए जो आरएनए डीएनए से बना होगा वही आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। तो अगर मैं वायरस की बात करूँ, वायरस में क्या है, वायरस में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो हमें आरएनए से पहले जो है डीएनए बनाना होगा तो हम वही करेंगे। आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है नॉर्मली, रिवर्स होगी प्रोसेस तो इसको हम बोलेंगे जो एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टेज। अब फिर डीएनए जो है रेप्लिकेट करेगा, फिर डीएनए दोबारा से आरएनए बनाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर जो डीएनए आगे जाके प्रोटीन बना देगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन।
आगे समझ कैसे होता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कैसे जो डीएनए है पैकेज होता है। देखो, जब नॉर्मल सेल है ना, तो जो डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड उलझा पड़ा रहता है, लेकिन बाद में जो है वो जब सेल डिवाइड करना चालू करती है तो उसको वो गाढ़ा होता है, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में मिलता है हमें। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। अब मैंने आपको बताया था जो बेस पेयर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ एक मैमेलियन सेल्स की, ठीक है, if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated, अगर एक मैमेलियन सेल के अंदर कैलकुलेट करें तो जो हमारा अंदर कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर मीन्स 6.6 बिलियन बेस पेयर होती है, और एक का हमारा डिस्टेंस इतना है, तो डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर देखने को मिलती है। तो देखो, हमें देखने को क्या मिला कि हमारे जो डीएनए की लेंथ है वो 2.2 मीटर है, लेकिन एक जो डीएनए के जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो तो सिर्फ 1 माइक्रोमीटर का है। अब आप सोचो, 1 माइक्रोमीटर जितनी जगह में हमें ढाई अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा डीएनए उसके अंदर घुसाना है, तो उसको घुमा घुमा के जैसे देखो, एक हमारे पास गिट्टी होती है, गिट्टी मेरे पास यहाँ पे रखी नहीं है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उस गिट्टी को वैसे से लपेटते हैं तो बहुत बड़ा जो तागा है वो गिट्टी के अंदर आ जाता है, ठीक है, उसको हम खोलेंगे तो बहुत बड़ा होता है। वैसे ही हम डीएनए से कोलिंग करेंगे जिसकी वजह से वो कंडेंस होगा और छोटे से जगह में आ जाएगा। अब देखो, ये तो बात होगी एक मैमेलिया की। अगर मैं बात करूँ ई कोलाई की, जो ई कोलाई के डीएनए की लेंथ होती है वो होती है 1.36 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर तो उसकी, 1 माइक्रोमीटर तो उसकी सेल की साइज है। In prokaryotes, such as E. coli, though they do not have defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. देखो, अब अगर मैं बात करूँ एक प्रोकारियोट की, तो एक प्रोकारियोट के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है जो डीएनए है वो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ नहीं। जो डीएनए है वो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको हमने बोला न्यूक्लियोइड, और वो कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो न्यूक्लियोइड रीजन में वहाँ पे मिलता है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन होती है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता जैसे यूकारियोट में होते हैं, यहाँ पर होते हैं पोलीअमाइंस। जो पोलीअमाइंस हैं उनके साथ डीएनए कंबाइन होकर वहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेता है। अब मैं बात करता हूँ यूकारियोट्स की। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन यूकारियोट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। There is a set of positively charged histone proteins called histones, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन बेसिक है, डीएनए एसिडिक है, आपस में इनका बॉन्ड बन जाएगा और अच्छी तरह जो है ये घुल मिल जाएंगी। आप देखो, ये होता है हमारा हिस्टोन, ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर देखने को मिलता है, और इस प्रकार से हमारा जो डीएनए ऐसे पीछे से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे पीछे से आया होगा और ऐसे जुड़ता है। अब ये दोनों अलग ना हो जाए, इन दोनों को जो है एक हिस्टोन और होता है जिसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन, ये इसको लिंक करके रखता है, इसलिए इसको लिंकर हिस्टोन भी बोला गया है। ऐसे अब इसके जो बोल है, इसके अंदर 4 बोल ऐसे होती है, 1 बोल, 2 बोल, 3 बोल, 4 बोल, ऐसे 4 बोल इसके पीछे होती है, यानी कि 8 बोल होती है, इसलिए हमने इसको बोला है ऑक्टामर। इसके अंदर 8 होती है हमारी हिस्टोन। कौन कौन से? 2 होती है H2A, 2 होती है H2B, 2 होती है H3, 2 होती है H4। इस तरीके से वो ऑक्टामर बनाती है। डीएनए ऐसे उनके चारों तरफ रैप होता है 8 के चारों तरफ, और दोनों अलग ना हो जाए उसको जो H1 हिस्टोन है ऐसे जोड़ के रखता है, इसलिए इसको हमने बोला लिंकर हिस्टोन। देखो, A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids, residues with charge side chain। जो हिस्टोन है वो मैंने कहा बेसिक है। बेसिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। हम सब पढ़ते, देखो बेसिक क्या है, देखो हम सब पढ़ते हैं जो अमाइनो एसिड है वो हमारे पास 2 टाइप के हैं, बेसिक अमाइनो एसिड और जो है एसिडिक अमाइनो एसिड। मैंने कहा जो स्टोन है, स्टोन हमारा एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। जो प्रोटीन है क्या होता है? ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अगर जो प्रोटीन है वो बेसिक है
और वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये अमाइनो एसिड है वो भी तो हमारे बेसिक होना चाहिए, है ना। तो बेसिक अमाइनो एसिड जिनका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है नाम एर्जिनिन और लाइसिन, मीन्स लाइसिन और आर्जिनिन दो बेसिक अमाइनो एसिड है जो कि इसमें जुड़ते हैं और हमारा हिस्टोन ऑक्टामर हमारे लिए बनाते हैं। बोथ द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ऐसे आपको समझाते हैं यहाँ पे। इसको हमने बोला हिस्टोन ऑक्टामर। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि स्ट्रक्चर बनाएगा न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम है क्या, देखो डायग्राम में देखो, ये हमारे पास बोल थी 8 स्टोन प्रोटीन की। इसके चारों तरफ हमने ऐसे डीएनए को रैप किया। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, जिसके पास तकरीबन हमें 200 बेस पेयर देखने को मिलती है। कितनी, 200 बेस पेयर। यहाँ से लेकर ऐसे घुमा 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 और यहाँ तक जो है हमारे पास 200 पेयर बेस पेयर हमें देखने को मिलती है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर कोल्ड क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन होता है ना, ऐसे आया फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे 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 आते हमारा आता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। तो जो न्यूक्लियोसोम है कंस्टिट्यूट, न्यूक्लियोसोम आएगा, देखो क्या होता है, आगे ऐसे आता है। अब यहाँ पर एक और स्टोन कोर आएगा, उससे फिर लिपटेगा, ऐसे लिपटेगा, फिर एक से फिर लिपटेगा, फिर एक से फिर लिपटेगा, फिर लिपटेगा, ऐसे लिपट के वो हमारे पास बना देता है क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोसोम मिलकर हमारे पास क्रोमैटिन को बनाएगा। अब बात करते हैं क्रोमैटिन है क्या। क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी सेल इन द न्यूक्लियस, में स्टेन करने के बाद एक कलरफुल देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्रोमैटिन रखा गया था in the nucleus. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on a string structure when viewed under electron microscope. ऐसा क्या होता है, beads मतलब क्या होते हैं, मोती, string मतलब धागा। अब देखो मान लीजिए ये हमारे पास एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ऐसे ही इनके पास पीछे है, ये बन गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। अब इससे जो है ऐसे आके ऐसे 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 होगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे जाके ऐसे और ऐसे, ये जो डीएनए रैप कर गया। अब डीएनए नीचे आएगा, यहाँ पर एक और स्टोन ऑक्टामर होगा, डीएनए फिर इसे लिपटेगा ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर लिपटेगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लिपटेगा ऐसे, ठीक है। तो एक स्टोन ऑक्टामर यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे चेन बन गई। वैसे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि एक लाइन है इसकी वजह से, और यहाँ पर ऐसे 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 जो है मोती है, इसी जो हमें देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, इसको ही हमने बोला है बीट्स है, जिसका मतलब होता है मोती ऑन आ स्ट्रिंग। जैसे एक तागा, हमारे पास तागा, उसके ऊपर ऐसे मोती लिपटे हुए हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है अंडर दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको हमने बोल दिया हमारा क्रोमैटिन, ठीक है। The beads on a string structure is chromatid is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage to for cell division to form chromosome। अब ये और गाढ़ा होता रहता है और घूमता घूमता रहता है और ये क्रोमोसोम नामक स्ट्रक्चर बनाता है। The packaging of chromatin at higher level requires addition of proteins that are collectively referred to as नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यानी कि NHC, जो कि एसिडिक प्रोटीन होती है। तो हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं, कुछ और प्रोटीन भी हमारे पास होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो एसिडिक नेचर के हैं और हमें वो रिक्वायरमेंट होती है जब हम क्रोमोसोम को बनाते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन आर लूज पैक्ड
मीन्स लाइट स्टेन आर रेफर टू एज यूक्रोमेटिन, और जो डार्क सेट है हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो हमने क्या किया, जब हम इसकी कोयलिंग करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 हम इसकी कोयलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे कोयल हो गए, ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसी है जो थोड़ी ऐसी हुई, ठीक है। जो ऐसे होते हैं इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। इसको हम बोलते हैं सच्चा क्रोमेटिन यानी कि यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन हमें देखने को मिलता है वो होता है डेंसली पैक्ड। क्या होता है? डेंसली पैक्ड, आप देख भी सकते हो। और डेंसली पैक्ड है तो हमें ये क्या दिखता है, ये हमें दिखता है गाढ़ा, डार्क दिखता है, डार्क अपॉन, हम सब इसको क्या करते हैं, इसका देखेंगे स्टेनिंग, यस, जब हम स्टेन करते हैं तो हमें ये डार्क देखने को मिलता है। वहीं पर जो यूक्रोमेटिन है ये जो है लूजली पैक्ड है, तो ये हमें जो है डार्क नहीं लाइट देखने को मिलता है, लाइट अपीयर्ड। अब देखो अब इतना लूजली पैक्ड है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये प्रोटीन नहीं बना पाता, तो ये क्या, ये जंक डीएनए, खराब डीएनए है, इसलिए इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोला। और ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये यूक्रोमेटिन हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, आरएनए बनाएगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है इनएक्टिव है। क्या तक समझ में आ गया? सारी राम कथा। अब बात आती, वही बात आ गई कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ऐसे पता कब चला? तो देखो हमने ईयर पढ़ा था जब एल्विन चारगाव ने 1953 में कब है, कब लिखा था ना, देखो 1869 में पता चला था न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और 53 में जो है हमने पता चला था कि जो डीएनए का सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो 28 से लेकर 1969 से लेके 1953 के बीच में क्या हुआ, 1869 से 1953 के बीच में क्या हुआ, तो ये बात आप पहले सुन लो, फिर मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा। तो ये बात है 1926 की, 1926 की क्या बात है, लिख लो, ये बात है 1926 की। 1926 में बातें चलनी स्टार्ट हो गई कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन किसी के पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। 2 साल तक बहस चलती रही। अब 1928 में आए हमारे साइंटिस्ट ग्रिफिथ, इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर इन्होंने कहा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन साइंटिस्ट ने इनकी बात नहीं मानी, चलती रही। फिर आए 1933 से लेके 1944 तक एक्सपेरिमेंट फिर चले। मैकार्टी है, एवलॉयड मैकार्टी जो उन्होंने की थे, 3 साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था एवारी मैकलॉयड एंड मैकार्टी, वही एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने फिर कहा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, इनकी बात नहीं सुनी। फिर आए हमारे 1953 में जो 2 साइंटिस्ट आए, माल्था हर्सी एंड चीज, क्या है, हर्सी एंड चीज। इन्होंने किया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। क्या किया? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ली थी इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और इन्होंने अनइक्विवोकल, इसका मतलब क्या है कि कोई नहीं बोल पाया कि बात झूठी है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो जो जंग स्टार्ट हुई थी 1869 में न्यूक्लिक एसिड की खोज से जो फ्रेडरिक मिचर ने की थी, वो जाकर ख़त्म हुई 1953 में। और इसी में जो फ्रांसिस क्रिक थी, 1953 में उसने जो है हमारा बता दिया था सेंट्रल डोग्मा भी हमें देखने को मिला था। सेंट्रल डोग्मा इन्होंने
इस ईयर में दे दिया था। अब देखो एनसीईआरटी रीड करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है अब आपको पता चल जाएगा। देखो, even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition of principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, हाँ 1900 हावी थी, सेम थोड़ा बहुत 10-12 साल का फर्क था, but the DNA was a genetic material took long to be discovered and proven. In 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cells. But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. बहुत सारे साइंटिस्ट ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, जो कि जेनेटिक्स का, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर है, ग्रिगोर्स और मेंडल ने, वोल्टर सटन ने, इन सब ने एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन इनको नहीं पता चला जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब आता है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आप ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहे लिए। हाँ, इन्होंने लिया चूहा। ये देखना चाहते थे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जो हमें निमोनिया कोज करता है, वो हमें जो है कैसे कोज करता है, क्या उसके अंदर डालता है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया हमारा एक चूहे लिए और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिया, एक बैक्टीरिया है। आपको पता है बैक्टीरिया के चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है, तो जिन बैक्टीरिया के चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स हैं वो हमें स्मूथ दिखने को मिले, और जिनके पास नहीं है वो रफ दिखने को मिले। अब जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है, स्मूथ थे, वो हमें बीमारी कोज करते थे, और जो रफ थे वो हमें बीमारी कोज नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, मीन्स रफ वाला था, जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स नहीं था, उसको चूहे के अंदर डाल दिया। चूहे को निमोनिया नहीं हुआ, चूहा नहीं मरा। फिर उन्होंने ऐसे स्ट्रेन वाला जो स्मूथ था, जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स थी, उसको चूहे के अंदर डाला, तो चूहे को निमोनिया भी हुआ और चूहा मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड, मतलब जो एस वाला था उसको मार के उसके अंदर डाला, तो उसको बीमारी नहीं हुई, वो बच गया। साइंटिस्ट का दिमाग चला, अगर मैं एस स्ट्रेन जिसमें चूहा नहीं मरा और आर स्ट्रेन जिसमें चूहा नहीं मरा, एस जो हीट किल्ड था और आर जो लाइव था, अगर उन दोनों को साथ में डाल दूँ तो क्या होगा, चूहा मरेगा या नहीं मरेगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो चूहा नहीं मरा। एक तो चूहा नहीं मरा और साथ ही साथ उसको उसके अंदर से आर स्टेन नहीं मिला, वो आर स्टेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो चुका था। आर स्ट्रेन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, लेकिन वो कैसे हुआ वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, in 1928 Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, bacterium responsible for pneumonia, witnessed a miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism bacteria had changed in physical form. वही बात हुई, जो आर था वो स्मूथ में चेंज कैसे हुआ, क्या हुआ वो देखेंगे। जब हमने लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर निमोनोकोकस बैक्टीरिया, आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, हम इसको ग्रो कर लिया, तो कुछ जो है वो स्मूथ साइनिक कॉलोनीज बनाते हैं, इसको हमने बोला स्मूथ, जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है, और कुछ बनाती है रफ कॉलोनीज। जो एस है उसको हम बोला स्टेन, एस स्टेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट, जो आर के पास नहीं होता। तो जो एस है वो बीमारी कोज करता है, क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता और हम वो बच जाता है, बीमारी कोज कर देता है, मार देता है। वहीं पे जो आर स्टेन है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है और उसको मार डालता है। This is because the S strain bacteria have a multiple node. Mice infected with S strain जो virulent है मर जाता है from pneumonia vaccine, but infection. But mice infected with R strain do not develop pneumonia. ऐसा क्यों हुआ, देखो, जब हमने S strain को चूहे के अंदर डाला, इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस मर गया, चूहा मर गया। जब हमने R strain को चूहे के अंदर डाला तो चूहा जीवित रह गया। हाँ वही बात है। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम, जो ग्रिफिथ है वो बैक्टीरिया को मार सकता था उसको गर्म करके। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एसिस्टेन बैक्टीरिया, जो एस्टेन बैक्टीरिया जो मर चुका था, जब हम उसको चूहे के अंदर डालते थे तो चूहा नहीं मरता था, लेकिन व्हेन ही देखो कहा ना, जब उसने हीट किल्ड को चूहे के अंदर डाला तो वो नहीं मरा, चूहा जीवित रह गया। फिर उसने हीट किल्ड एस को और आर लाइफ को जब डाला, चूहा मर भी गया और उसको जो है आर दिखने को मिला, जो आर था वो एस के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। When he injected a mixture of heat-killed S and live R bacteria, the mice died.
मोर ओवर, मरा ही मरा नहीं, उसने उस चूहे के अंदर से जीवित एस बैक्टीरिया देखने को मिली। ही कंक्लूडेड, इसने यहाँ से कंक्लूड किया डेट द आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया की एस स्टेन ने कुछ ऐसा किया कि जो आर स्टेन बैक्टीरिया था वो एस स्टेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। had enabled the R stain to synthesize up some transforming principle transferred from the heat killed S had enabled the R stain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, कुछ तो सब्सटेंस था जो एस से निकल के आर के अंदर गया और आर के अंदर जाने के बाद आर को ऐसा बना दिया कि वो पोलीसैकेराइड का म्यूकस कोट बना गया और वो बच गया और अपने आप को विरुलेंट बना दिया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जरूर तब हुआ होगा जब जो एस है उसने आर को अपना जेनेटिक मटेरियल दिया होगा। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उसको ये नहीं पता चला कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। उस तक टाइम तक प्रोटीन को माना जाता था। अब इसके एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया बायोकेमिकल करेक्टराइज कि बायोकेमिकल करेक्टर क्या है वो देखने के लिए इसका यूज़ किया एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी ने 1933 से लेकर 1944 तक। क्या किया, कैसे किया, वो हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमने एनसीईआरटी की 1, 2, 3 पेज को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम कल देखेंगे 1, 2, 3। हम कल रेप्लिकेशन तक पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।